सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिनचर्या का जो स्वस्थ दिनचर्या का जो पहला सीढ़ी है वो आप करवाते हो, इसके लिए इतनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वैसे तो रोज प्रशंसा करता हूँ, लेकिन रोज प्रशंसा करना भी आपके लिए कम के समान है। इतनी कीमती जानकारी, इतना कीमती समय आप हमको देते हैं, योग करवाते हैं, और योग के बारे में जो गलतफहमियां हैं वो आप दूर कर रहे हैं। असल में हमारे जिंदगी में रोग तब पैदा होते हैं जब हमें जानकारी की अभाव रहती है या आधी अधूरी जानकारी रहती है। जो चीज माने इस प्रकृति का नियम है, जो चीज हमको फायदा पहुंचाती है, अगर उसका नियम अगर गलत हो जाए तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। योग के साथ भी यही है। हम सबको पता है कि योग कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सही विधि से किया जाए तब। अगर गलत विधि से हम लोग योग करेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है। ऐसी बातें हर चीज के लिए लागू होती हैं। हमारी जो दिनचर्या है, दिनचर्या से ही हमारा स्वास्थ्य तय होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बुढ़ापे तक एकदम स्वस्थ रहते हैं, और कई लोग माने युवावस्था में ही बीमार लगते हैं। तो इसमें अंतर ये रहता है कि वो लोग खाते पीते या जो अनाज है या जो अन्न है वो दोनों का तो समान रहता है, सिर्फ अंतर रहता है दिनचर्या में। दिनचर्या जिसका सामान्य होगा वो बीमार पड़ेगा, और दिनचर्या जिसका अच्छा होगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिनचर्या कौन सा अच्छा है ये मैंने जानना जरूरी है। और अभी मेडिकल साइंस में भी जितने भी बड़े रोग हैं दिनचर्या से ही संबंधित हैं, जिसको इंग्लिश में लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। लाइफ स्टाइल हिंदी में दिनचर्या हो जाता है। तो लाइफ स्टाइल डिजीज ही माने राज रोग है। जितने भी राज रोग की आप बात करें, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट अटैक, ये सब को मेडिकल साइंस में लाइफ स्टाइल डिजीज माना गया है। लेकिन अज्ञानता हमारी देखिए, हमको पता तो रहता है कि जिसको शुगर है या जिसको बीपी है, डॉक्टर खुद कहता है कि ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, माने दिनचर्या जनित, माने उसको माने बोलते हुए भी देखिए दिनचर्या जनित रोग है। उसके बाद भी हम लोग दिनचर्या में बदलाव करने की कोशिश नहीं करते हैं, दवाई की ओर जाते हैं। तो मेरा जो आज के बोलने का विषय यही है कि दिनचर्या हमको पता रहना चाहिए कि स्वस्थ दिनचर्या कौन सा है, और कौन सा दिनचर्या पालन करने से हम लोग रोगों से दूर हो सकते हैं। दिनचर्या के बारे में सभी चिकित्सा पद्धतियों में विस्तार से बताया गया है। आज मेरा जो विषय रहेगा वो आयुर्वेद और एलोपैथी और जितने भी मैंने चिकित्सा पद्धति है या रोगों से मैंने दूर रहने वाली जो पद्धतियां हैं उन सबको मिला के रहेगा कि दिनचर्या क्या होगा। अगर डिटेल्स में अगर मेरे को बताना होगा तो मैं डिटेल्स से आयु के अनुसार भी दिनचर्या को बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो जो जनरल दिनचर्या है जो लोगों को करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। ये विषय मेरा पिछले क्लास का भी था, लेकिन टाइम कम था तो ज्यादा विषय कवर नहीं हो पाया, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उस दिन मैंने उठने का नियम के बारे में बता दिया था। आज संक्षेप में और बता देता हूँ कि उठने का सही नियम क्या है। वैसे तो उठने का सही नियम सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले का रहता है, लेकिन हमारे यहाँ मौसम बदलते रहता है। हर मौसम में सूर्योदय का समय अलग हो जाता है, तो 2.5 घंटा हमको तय करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके माने आसान करने के लिए आयुर्वेद में ही बताया गया है कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, ध्यान नहीं कर सकते, असल में जो ध्यान करते हैं उनको पता चल जाता है कि सूर्योदय आज कब होने वाला है। तो हम लोगों में उतनी शक्ति नहीं है, ध्यान उतना करते नहीं है। गृहस्थ आश्रम वाले हैं तो हमको 1 घंटा पहले मैंने सूर्योदय से उड़ जाना चाहिए। तो इसके पीछे का भी कारण मैंने उस दिन बता दिया था। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड और क्या क्या एक्टिवेट होता है, इस सब के बारे में मैंने डिटेल्स से पिछली क्लास में बताया था। तो ये उठने की मैंने दिनचर्या है कि इतने समय उठना चाहिए,
तो इससे ये फायदा होता है। बहुत विस्तार से बताया था कि सुबह उठने से क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद की जो दिनचर्या है, जैसे आप सुबह उठ गए, मैं शुरू से आखिरी तक मैंने आपके सुबह उठने से लेके रात के सोने तक की दिनचर्या की आज बात करूंगा विस्तार से। तो जैसे आप उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद मैंने जो उसके बाद जो मैंने करना है वो मैं बताता हूँ। तो जैसे ही उठे उसके बाद आपको पीना है गर्म पानी, गुनगुना पानी। दिन भर आप मैंने आपकी चॉइस है कि आप गुनगुना दिन भर भी पी सकते हैं और ठंडा भी पी सकते हैं। ठंडा मैंने फ्रिज के पानी को छोड़ के आप मटके का पानी पी सकते हैं या कोई भी बर्तन का पानी आप पी सकते हैं दिन भर। लेकिन सुबह का जो पानी है, जो पहला पानी है, अनिवार्य रूप से गुनगुना पानी ही होना चाहिए। और इसके पीछे का जो साइंस है या इसके पीछे का जो विज्ञान है, उसका विज्ञान है डिटॉक्सिफिकेशन। सुबह का जो पहला पानी है वो डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है, न कि आपके शरीर के अन्य क्रियाकलापों के लिए। अब डिटॉक्सिफिकेशन माने साफ सफाई, इंग्लिश में डिटॉक्सिफिकेशन और हिंदी में साफ सफाई। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी जिद्दी मैल को या जमा हुए मैल को अगर साफ करना चाहें तो गर्म पानी का उपयोग करते हैं। अगर कहीं तेल का दाग लग गया है या कहीं और कोई दाग लग गया है, यहाँ तक कि कपड़े में भी अगर जिद्दी दाग रहती है तो गर्म पानी की सलाह दी जाती है। तो ये वही गर्म पानी है जो दूसरे दागों को साफ करती है। तो हमारे शरीर को भी सफाई की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए गुनगुना पानी आवश्यक है। तो सुबह का जो पहला माने उठने के बाद का जो पहला नियम है, गुनगुना पानी। अब दूसरा सवाल ये होता है कि पानी कितना पिए। ये एक यक्ष प्रश्न है कि पानी कितना पिए, क्योंकि बहुत सारी गलती, ये 95% जो गलती है यही होती है। और लोगों को लगता है कि सुबह उठते ही अगर मैं 3 गिलास पानी पीऊं या 4 गिलास पानी पीऊं तो पेट साफ अच्छी तरीके से होगा, जबकि ये पूरी तरीके से भ्रामक है, भ्रम है। पानी आपको उतना ही पीना है जितनी आपकी शरीर की जरूरत है। शरीर को तकलीफ देने वाला काम नहीं करना है। अगर आप 1 गिलास से अगर ज्यादा पीते हैं तो आपके शरीर को तकलीफ होती है, भले आपको पता नहीं चलता है। और आपने आदत बना रखा है कि उठते ही 3 गिलास पानी पीना है, उसके बाद फिर पेट साफ करना है। तो ये पूरी तरह से भ्रम है। पानी आपको सिर्फ उतना ही पीना है जितनी जरूरत है। और पानी की जरूरत के बारे में सबको पता है, हमारे क्लास में मैंने बता रखा है कि एक टाइम में 1 गिलास से ज्यादा पानी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सुबह उठते ही पहला जो काम है वो पानी का, और पानी भी 1 गिलास, और वो भी गुनगुना। तो गुनगुने पानी आप पी सकते हैं। और उसके साथ मैंने कई और मैंने चीजें मिलाने के लिए बोला है हमारे क्लब में। एक तो नींबू और दूसरा शहद, और ये तीनों मिलके तीनों ही डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट के रूप में काम करते हैं। हम लोग बाहर की साफ सफाई के लिए तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारी आंतों की जो सफाई है वो इन्हीं 3 चीजों से होती है, गुनगुना पानी, नींबू और शहद। तो ये तो हुआ पानी पीने का नियम। अब पानी कौन सा पानी पिए बने, आजकल ये भी प्रश्न है कि बहुत लोग अब आरओ का पानी बोलते थे आज से कुछ साल पहले तक, लेकिन अब आरओ के पानी को भी अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उनमें सारे मिनरल्स छन जाते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य को जितने मिनरल्स चाहिए, जितने लवण चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। तो अब एल्केलाइन वाटर की माने अवधारणा आ गई है। लोग एल्केलाइन वाटर वाला आरओ रख रहे हैं, जिसकी कीमत 4 लाख 5 लाख से चालू होता है। माने जो सबसे सस्ता आरओ है एल्केलाइन पानी बनाने का, वो 4 लाख रुपए के रेट का है, उससे भी ज्यादा का है। माने जो सबसे सस्ता एल्केलाइन वाटर है वो 4 लाख रुपया के मशीन से आपको मिलेगी। तो उसकी सलाह भी मैं नहीं देता हूं। मैं एल्केलाइन वाटर बनाने की विधि हमारे क्लास में बता चुका हूं। लेकिन अगर आप एल्केलाइन वाटर ना बनाना चाहें तब भी आपको पानी साफ पीना है। और साफ पानी पीने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको जैसे खासकर आज जैसे आजकल
बरसात का मौसम है और पानी से जनित बीमारियों की संख्या ज्यादा है, तो पानी को आप साफ करिए। पानी को साफ करने का विधि बहुत ही आसान है। पानी को आप फिटकिरी से साफ कर सकते हैं, और फिटकिरी में भी दो तरह का फिटकिरी आता है। एक सफेद फिटकिरी जो मार्केट में मिलता है, और दूसरा गुलाबी फिटकिरी। तो गुलाबी फिटकिरी से आप पानी की माने सफाई करोगे तो पानी न केवल साफ होगा, बल्कि पानी में एल्केलाइन गुण भी आ जाएगा। और इसके पीछे का भी सिद्धांत मैंने आयुर्वेद में भी पढ़ा है। और अभी हाल फिलहाल में एक और कहानी प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि दुर्गम इलाकों में रहने वाले जो फौजी भाई हैं, जिनको पानी की बहुत कमी रहती है या मजबूरीवश गंदा पानी पीना पड़ता है, तो उसको सरकार के द्वारा गुलाबी फिटकिरी दिया जाता है पानी को साफ करने के लिए। और गुलाबी फिटकिरी का ये गुण है, एक फौजी भाई ने बताया कि गुलाबी फिटकिरी का ये गुण है कि पानी कितना भी गंदा हो, वो जिस स्थान पे पोस्टेड थे, जो फौजी भाई की जिस फौजी भाई की मैं बात कर रहा हूँ, वो जिस स्थान पर पोस्टेड थे वहां पर एक नाला था, वहीं से ही उनको पानी पीना होता था। और नाले में कई प्रकार के लाश, भेड़ बकरियों के लाश या कभी कभी आदमियों के लाश माने बहते रहते थे, और उसी पानी से उनको काम चलाना पड़ता था। तो सरकार द्वारा उनको गुलाबी फिटकिरी दिया गया था, और फिटकिरी से माने साफ किया जाता है पानी को। और नियम ये है कि अगर आप अपने घर के पानी को साफ करना चाहते हैं, अपने मटके के पानी को अगर साफ करना चाहें, तो फिटकिरी को 7 बार सीधे और 7 बार उल्टे दिशा में घुमा के आप निकाल दीजिए, तो आपका पानी कितना भी गंदा हो साफ हो जाएगा। और उसमें 5-7 तुलसी के पत्ते मिला दीजिए, तो आपका पानी एकदम शुद्ध हो जाएगा। अगर आपको 5 लाख वाली एल्केलाइन वाटर बनानी है, उसकी भी एक आसान विधि है। ये जो हमारे जो कंडे के राख जो है, वो भी अगर उसको मिला दिया जाए, उसके भस्म को या उसके भभूत को अगर एक चुटकी एक मटके में मिला दिया जाए, तो ये पानी उसी एल्केलाइन पानी के जैसा हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू में भी नापे, जैसे जो कंगन वाटर आता है जो एल्केलाइन वाटर बनाने का, तो ये गाय के गोबर वाला जो भभूत है, उससे भी पानी एल्केलाइन हो सकता है। तो ये पानी का नियम है। पानी का एक और नियम है कि पानी घूट घूट कर पीना है, और पानी को माने उसका स्वाद लेके पीना है। इसके पीछे का भी कारण है, इसके पीछे का भी साइंस ये है कि हमारे जो मुंह का लार है, माने सुबह का जो मुंह का लार है, वो हाईली एल्केलाइन होता है। और इसी सुबह में हमारा जो पेट है वो हाईली एसिडिक होता है, माने अत्यधिक अम्लीय होता है। और हमारे मुंह की लार अत्यधिक क्षारीय होता है। तो हमें मुंह के लार को माने पानी के साथ अगर घूट-घूट करके लें, तब मुंह के लार का उपयोग होगा। और इसको एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने ये बताया है कि ये एंटीबायोटिक्स है, माने ये सबसे माने तेज एंटीबायोटिक्स है, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं को मारने में सहायक है। आप देखिएगा कि अगर आप सुबह के मुंह के लार को अगर किसी कीटाणु के ऊपर या चींटी या मक्खी के ऊपर भी थूक देंगे, तो तुरंत मर जाएगा। इतना पावरफुल एंटीबायोटिक है। तो आप पानी के रूप में एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। अगर 1 गिलास पानी को आप कुल्ला करके 10 बार माने अंदर ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए 10 एंटीबायोटिक आप सुबह ले रहे हैं। तो ये तो हुआ दूसरा नियम, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, पानी का ये नियम कर लिया। अब तीसरा जो नियम रहता है वो दांत की सफाई का रहता है। और दांत की सफाई के बारे में मैंने भी अपने क्लास में बताया है, और मिथिलेश सर ने भी कई बार बताया है कि ये जो टूथपेस्ट की जो अवधारणा है, वो कैंसर कारक है। जो सोडियम लॉरेल सल्फेट की बात मैं करता हूँ, या सोडियम मोनोसल्फेट की मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ा कैंसर का कारण हमारे भारत देश में है। तो दांत की सफाई हमको पेस्ट से नहीं करनी है, उसके लिए हमारे जो प्रकृति ने दिया है, मान के चलिए दातुन, वो सबसे बेस्ट है। और इसके पीछे का भी साइंस है। मैं आयुर्वेद की बातें बता रहा हूं, लेकिन उसको साइंस से सपोर्ट करने की भी बात कर रहा हूं। इसके पीछे का साइंस ये है कि सुबह जब हम लोग उठते हैं, तो जैसे ही कोई चीज हमारे मुंह में जाता है, मीठा चीज, तो लार बनना बंद हो जाता है। आप देखिएगा, कभी भी आप माने कोई मीठा चीज खाइए,
लार नहीं बनेगा या लार सूख जाएगा मुंह का। तो जैसे ही सुबह हम लोग पेस्ट करते हैं हमारे मुंह से लार गायब हो जाती है। और मैंने बताया है कि लार एंटीबायोटिक से का काम करता है और उसी लार को हम लोग खत्म कर देते हैं मीठा पेस्ट करके। और सोडियम लॉरेल सल्फेट जो झाग बनाता है, जो कैंसर देता है, वो तो अलग है। तो एक और विधि है दांत साफ करने की। दातुन तो एक बेस्ट है, चाहे आप नीम का दातुन करें चाहे कोई भी कस्से चीज का करें। कड़वा और कस्सा सुबह के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी है क्योंकि वो लार बनाता है। कोई भी कड़वा या कस्सा आप खा के देखिए, लार बनाएगा। तो आप दातुन से दांत साफ कीजिए, पेस्ट को हटाइए। और दांत साफ करने का एक और तरीका है, अगर किसी के दांत में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सरसों का तेल, नमक और हल्दी, ये तीनों से आप मन दांत साफ कर सकते हैं। तो ये तो हुई तीसरी दिनचर्या। सुबह उठे, पानी पिए, दांत की सफाई किए, उसके बाद की दिनचर्या रहती है स्नान का। और मैं किसी से पूछूं कि स्नान क्यों करना चाहिए, तो अधिकांश लोगों का जवाब रहता है साफ सफाई।